जय हिंद दोस्तों। कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केंद्रीय बजट 2025-26 के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बजट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे कि बजट भारत के अंदर कब से पारित किया जाने लगा है। हम तीनों एरा की बात करेंगे, जिसमें ब्रिटिश एरा होगा। देखेंगे कि ब्रिटिश एरा के अंदर बजट कैसे पेश किए जाते थे और आखिर कौन से वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत का बजट प्रस्तुत किया था। उसके बाद हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद की स्थिति क्या रही, स्वतंत्रता के बाद बजट को जो प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है वो किस तरह से किया गया। उसके बाद हम देखेंगे कि 1991 जब उदारीकरण होता है उसके बाद बजट में क्या कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं। साथ ही दोस्तों, बजट के अंदर कुछ जो महत्वपूर्ण बातें होंगी, जैसे बजट का संवैधानिक प्रावधान क्या है, भारत के संविधान के अंदर आखिर बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, साथ ही बजट संसद की किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है कि अंतिम रूप से बजट को पारित माना जाता है, उस पर भी हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही इस बजट के अंदर विभिन्न वर्गों को आवंटित किए जाने वाले जो लाभ हैं उस पर बात करेंगे। देखेंगे कि किन वर्गों को फोकस में रखते हुए कौन सी योजनाएं इस बजट के अंदर इस बार चलाई गई हैं। तो दोस्तों, आइए डिस्कस करेंगे विस्तार पूर्वक बजट 2025-26 के बारे में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि महाकुंभ 2025 चल रहा था प्रयागराज के अंदर। चूंकि मैं प्रयागराज मेरा गृह नगर है, तो वहां पर आपने चैनल पर देखा होगा कुछ शॉर्ट्स पोस्टेड हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि मैं कुछ गरीब और असहाय व्यक्तियों की मदद करता हुआ उसमें दिख रहा हूं, और उसमें सिर्फ मेरी आवाज है, मेरे खुद के वीडियोस नहीं है। वैसे मैंने सिर्फ 3 वीडियोस अपलोड किए मदद वाले, लेकिन कम से कम हमने हजारों लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वहां पर 1-1.5 महीने रह करके मदद प्रोवाइड कराई। तो इस वजह से हमारी वीडियोस, जो हमारे फुल लेंथ वीडियोस होते हैं, जो जैसे ये वीडियोस है, उसके आने में थोड़ा सा लेट हुआ, क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ था और महाकुंभ के अंदर पुण्य का भागीदार बनने के लिए मैं गरीब और असहाय लोगों की मदद कर रहा था। तो चलिए फिलहाल आते हैं बजट 2025-26 पे और डिस्कस करते हैं अच्छे से। और डिस्कस करना शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि आप लोग यदि चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले जो नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम जरूर मिलता रहे। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं बजट 2025-26। इस साल का जो केंद्रीय बजट यानी कि यूनियन बजट था, उसको भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। और निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट को प्रस्तुत करते हुए अपने बजट भाषण में देश के विकास और देश अगले 2 वर्षों तक किस तरह से चलना है उसका भी खाका उन्होंने खींचा। अब आइए हम इस बजट के इस क्लास में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भारतीय बजट की पृष्ठभूमि क्या रही है। दोस्तों, बजट की अगर मैं परिभाषा की थोड़ा बात कर लूं पहले, ये सब डिस्कस करने से पहले, तो हम समझते हैं कि जो बजट होता है वो एक वित्त वर्ष के अंदर सरकार की जो अनुमानित प्राप्तियां और व्यय होते हैं, वह बजट जो है वो उसका विवरण होता है। तो हम सीधी सीधी लाइन लिखेंगे कि जो बजट होता है वो एक वित्त वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण होता है। ठीक है। तो अब बजट जो है दोस्तों देश की वित्तीय नीति का आधार होता है, और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम कई चरणों के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से 3 चरण डिस्कस करेंगे। पहला होगा आपका ब्रिटिश काल, देखेंगे ब्रिटिश काल में बजट को लेकर के क्या कुछ डेवलपमेंट रहा। उसके बाद हम देखेंगे स्वतंत्रता के बाद भारत के अंदर बजट की क्या दिशा और दशा रही, और साथ ही तीसरे सेगमेंट के अंदर हम देखेंगे कि 1991 जब उदारीकरण लागू होता है देश में, देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए खोल दी जाती है। उसके बाद बजट में क्या कुछ प्रावधान देखने को मिलता है, क्या कुछ बदलाव बजट की प्रक्रिया में होता है, उसे हम विस्तार पूर्वक इन तीनों सेगमेंट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले ब्रिटिश काल में बजट। तो दोस्तों, पहली बार जो है बजट जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860 को पेश किया। भारत में पहली बार बजट किसने पेश किया, ये आप लोगों को याद रखना है। ये ब्रिटिश काल की बात चल रही है, 1860 1860, यानी कि ये जो है ब्रिटिश भारत का एरा है। दोस्तों, प्रारंभ में बजट केवल ब्रिटिश प्रशासन के व्यय और राजस्व तक सीमित रहा। 1924 में हिक्सन सेल्वी रिपोर्ट के आधार पर रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद
केंद्र और प्रांतीय बजट अलग अलग बनाए जाने लगे। आप सब जानते हैं कि भारत के संवैधानिक विकास में हम ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किए गए विभिन्न अधिनियमों को पढ़ते हैं, जिसमें से एक अधिनियम है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसके अंतर्गत बजट के लिए विशेष प्रावधान किया गया कि केंद्र और प्रांतीय बजट को अलग अलग पारित किया जाने लगा। इससे पूर्व जो है केंद्र और प्रांत दोनों का बजट एक ही प्रकार से एक ही बजट हुआ करता था। जेम्स विल्सन की तस्वीर यहाँ पर आपको दिख रही है। ये ब्रिटिश के एक बहुत अच्छे और बड़े लेवल के अर्थशास्त्री हुआ करते थे। ब्रिटिश काल के बजट को देखने के बाद अब हम स्वतंत्र भारत में आएंगे कि 1947 से लेकर के 1991 तक भारतीय बजट में क्या कुछ डेवलपमेंट रहा। तो भारत के पहले वित्त मंत्री रहे आर के षणमुखम शेट्टी। उन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है पेश किया कब? 26 नवंबर 1947 को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है षणमुखम शेट्टी जी का नाम। 1950 में जब संविधान लागू हुआ, गणतंत्र बना, उसके बाद जो है योजना आयोग के गठन के साथ योजना और गैर योजना व्यय की अवधारणा सामने आती है। फिर 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बनते हैं, उन्होंने आर्थिक उदारीकरण को अपनाते हुए देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण सुधार किया। तो आई होप आपको स्वतंत्र भारत के बाद जो बजट है उसकी स्थिति में क्या कुछ परिवर्तन हुआ, क्या कैसे चीजें चली, आपको समझ आया होगा। दोस्तों, अब हम आते हैं 1991 के बाद से वर्तमान तक। तो इसमें क्या बदलाव होते हैं? तो दोस्तों, आर्थिक उदारीकरण जब होता है उसके बाद बजट में कर सुधार, निजीकरण और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जाने लगा। 2017 में दोस्तों रेलवे बजट को मुख्य बजट में मिला लिया गया। 2017 से ही दोस्तों बजट को फरवरी के अंतिम दिन के बजाय 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। 2021 में पहली बार पेपरलेस बजट भी पेश किया गया। तो ये आर्थिक उदारीकरण 1991 से लेकर 2021 तक बजट में क्या कुछ परिवर्तन किया गया उसके बारे में इसकी टाइमिंग देखिए। यहाँ पर जो बदली गई जो है अंतिम फरवरी के अंतिम दिन पेश किया जाता था 2017 तक, लेकिन इसको 2017 से 1 फरवरी को पेश किए जाने का प्रावधान होने लगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। तो बजट का डेवलपमेंट हमने 1947 से पहले से लेकर के हमने आज तक जो बजट में जो मेजर डेवलपमेंट रहे हैं उनकी हमने बातचीत कर ली। इस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया जा चुका है। दोस्तों, भारतीय बजट की पृष्ठभूमि को 3 चरणों में समझने के बाद अब आइए हम आपसे डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के अंदर जो बजट के बारे में क्या कुछ कहा गया है। तो दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद नंबर जो 112 है उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से बजट के बारे में बात की गई है। तो आप लोगों को एक चीज ध्यान रहेगा कि भारतीय संविधान के अंदर कहीं भी बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। यहां पर सिर्फ वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है आर्टिकल नंबर 112 के अंदर। ठीक है दोस्तों, बजट की परिभाषा हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं और हम आपसे डिस्कस करते हैं कि जो हमारा बजट है उसको बनाता कौन है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आता है आर्थिक कार्य विभाग। जो हमारा वित्त मंत्रालय है, ठीक है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है आर्थिक कार्य विभाग, आपका आर्थिक कार्य विभाग। तो आर्थिक कार्य विभाग जो होता है दोस्तों, वह जिम्मेदार होता है बजट को तैयार करने के लिए। यही जो है आर्थिक कार्य विभाग जो वित्त मंत्रालय का है, वो भारत के बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी एक विभाग होता है। अब आप लोगों को ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि संविधान के अंदर क्या विवरण है, कौन बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी संस्था है। तो वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग। अब थोड़ा समय अगर आपको समझाऊं कि संसद के अंदर बजट को पारित करने के लिए किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, तो उसके बारे में हम फिर से एक जो है ब्लैंक पेज लेते हैं
और यहाँ पर ये सारा कुछ हम इरेज कर देते हैं। देखिए हमने यहाँ पर ये इरेज किया। देखिए थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे पेशेंस रखना होगा, ठीक है। तो देखिए हमने ये चीजों को इरेज किया। उसके बाद अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि बजट की जो प्रक्रिया है वो क्या है। तो इसके 5 चरण होते हैं। हम ऐसे बना लेते हैं, 1 चरण नंबर 2, चरण नंबर 3, चरण नंबर 4 और चरण नंबर 5, ठीक है। 5 चरण। 5 चरणों में पहले चरण में क्या होता है, बजट की सिर्फ प्रस्तुति होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सिर्फ प्रस्तुति पहले चरण के अंतर्गत हो जाती है बजट की, ठीक है। अब दूसरे चरण के अंतर्गत क्या होता है, आप सब जानते हैं कि संसद के 2 सदन होते हैं, ठीक है। एक लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। इन दोनों सदनों के अंदर इस द्वितीय चरण में बजट पर एक सामान्य चर्चा हो जाती है, ठीक है। सामान्य चर्चा हो जाती है। ये जो है कि बजट का दूसरा चरण कंप्लीट हुआ। पहले में प्रस्तुत किया, दूसरे में लोकसभा और राज्यसभा के अंदर एक सामान्य चर्चा हुई बजट पर, और अब आता है तीसरा चरण। तो आप सब जानते हैं संसद के अंदर बहुत सारी स्थायी समितियां होती हैं, जिनके माध्यम से अब इस तीसरे चरण के अंतर्गत जो है अलग अलग मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच की जाएगी स्थायी समितियों के माध्यम से। तो अब जो है बजट किसको जो है सौंप दिया जाएगा, स्थायी समितियों को, ठीक है। स्थायी समितियों वाला चरण प्रारंभ हो जाएगा। तो अब स्थायी समितियां जो होंगी वो अलग अलग मंत्रालयों की जो अनुदान मांगे हैं उनकी जांच करेंगी, ठीक है। तो ये तीसरा चरण आपका बजट का कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम चौथे चरण में जब आगे बढ़ेंगे तो चौथे चरण के अंतर्गत क्या होता है कि चौथे चरण में अनुदान मांगों पर, जो मंत्रालयों की अनुदान मांगे होती हैं तीसरे चरण के अंतर्गत जिनकी जांच की जाती है स्थायी समितियों द्वारा, उसमें क्या होता है कि अनुदान मांगों पर लोकसभा के अंतर्गत, ठीक है, क्योंकि ये देश का सदन है, जनता का सदन है, तो इसलिए लोकसभा के में जो है अनुदान मांगों पर एक विस्तृत चर्चा, ठीक है, चर्चा प्लस क्या होता है, मतदान हो जाता है। मतदान, चर्चा और मतदान हो जाती है लोकसभा के अंतर्गत अंदर, क्योंकि ये देश को जो है कि देश के अलग अलग हिस्सों से चुनकर आए हुए प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है कि लोकसभा के अंतर्गत लोकसभा में बजट पर एक चर्चा हो और मतदान हो कि इस बजट के समर्थन में कितने लोग हैं, ठीक है। तो ये चौथे चरण में ये प्रक्रिया होती है। अब नेक्स्ट जो हमारा चरण होगा और अंतिम चरण वो होता है विनियोग और वित्त विधेयक। तो इसमें 5वें चरण में क्या होता है, विनियोग, ठीक है, विनियोग व वित्त विधेयक पारित कर दिया जाता है, ठीक है। वित्त विधेयक पारित कर दिया गया आपका और ये हो गया आपका बजट, ठीक है। अब जो है 5वें चरण के अंतर्गत आपका बजट हो चुका है कंप्लीट, ठीक है, बजट आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बजट का जो प्रक्रिया है संसद के अंतर्गत वो कैसी चलती है। तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बजट को थोड़ा सा हम समझते हैं कि कितने वर्गों में बांटकर हम देखते हैं। तो इस चरण में हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा बजट है वो कितने बजट का 2 वर्गीकरण होता है और वो कौन कौन से हैं। तो पहला आप लोग याद रखेंगे, आपका हो गया राजस्व बजट, ठीक है, राजस्व बजट, और दूसरा आपका हो गया पूंजीगत बजट, ठीक है, पूंजीगत बजट, ठीक है। ध्यान रखेंगे बजट के 2 हिस्से बने, एक राजस्व बजट, दूसरा है पूंजीगत बजट। अब राजस्व बजट के अंतर्गत क्या चीजें शामिल होती हैं, तो इसमें कर राजस्व शामिल होता है, कर राजस्व प्राप्तियां शामिल होती हैं, कर राजस्व प्राप्तियां, ध्यान रहे, ठीक है। पहला कर राजस्व प्राप्तियां, दूसरा जो गैर कर राजस्व प्राप्तियां होती हैं वो शामिल की जाती हैं, और तीसरा इसमें सरकारी व्यय, आप यहीं साइड में लिख देता हूं, तीसरा चीज जो है इसमें शामिल किया जाता है सरकारी
व्यय। ठीक है, ये जो है राजस्व बजट के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। ये कई बार एग्जाम्स के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब हमने राजस्व बजट की बात समझ ली। अब हम थोड़ा सा समझेंगे पूंजीगत बजट के बारे में कि देखो पूंजीगत बजट के अंतर्गत क्या क्या चीजों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो आइए पूंजीगत बजट को देख लेते हैं। तो पूंजीगत बजट में दोस्तों पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। देखिए पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां, और इसमें पूंजीगत भुगतान शामिल किया जाता है। पूंजीगत भुगतान, ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत भुगतान जो है वो पूंजीगत बजट के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो दोस्तों बजट का वर्गीकरण हम राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में कर सकते हैं। और बजट के दो भाग होते हैं, जिसमें हम जो है कि भाग ए और भाग बी भी इनको कह सकते हैं, जिसमें हम भाग ए के अंतर्गत बजट का जो व्यापक यानी कि एक समष्टि अर्थशास्त्रीय हिस्सा होता है भाग ए में, जिसमें सरकारी योजनाएं, क्षेत्रवार प्राथमिकताएं, संसाधन आवंटन वगैरह डिस्कस किए जाते हैं। और हमारा भाग बी जो होता है बजट का, वो वित्त विधेयक होता है, जिसके अंतर्गत कराधान से संबंधित प्रस्ताव, आयकर में संशोधन और अप्रत्यक्ष कर में बदलाव जैसे चीजों को शामिल किया जाता है। तो आई होप आपको बजट की प्रक्रिया, बजट का इतिहास और बजट के बारे में जो कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपको समझ आएंगी। तो आप याद रखिएगा कि संवैधानिक स्थिति के अंतर्गत अनुच्छेद 112 के तहत जो है वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है संविधान। बजट जैसे शब्द का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 113 और 110 है वो भी जो है कि बजट से ही संबंधित है। तो 113 के अंतर्गत अनुदान मांगे हैं और 110 के अंतर्गत वित्त विधेयक शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग जो है समझ गए होंगे। अब आइए हम न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से डिस्कस करते हैं। जो हमारा 2025-26 का बजट पारित हुआ उसके अंतर्गत आखिर जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं उनको किन किन क्षेत्रों को कितना कितना अनुदान दिया गया, साथ ही किन क्षेत्रकों को ध्यान में रखते हुए उनके विकास के लिए कल्याणकारी योजनाओं को चलाया गया और वो योजनाएं कौन कौन सी हैं। आइए हम डिस्कस करेंगे दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के अंतर्गत प्रकाशित बजट जो 2025-26 है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें और न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से ही सारी बातों को हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले सर्वप्रथम चीज जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही है वह है बजट का आकार। तो दोस्तों 50.65 लाख करोड़ रुपए रखा गया है वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट का कुल आकार। तो ध्यान रखेंगे 50.65 लाख करोड़ रुपए का बजट है हमारा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बजट के बारे में क्या स्टेटमेंट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं। और साथ ही निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं उनका बयान हमारे लिए महत्वपूर्ण है बजट के संबंध में। तो इन्होंने क्या कहा कि सरकार ने आयकर दरों में फेरबदल करके लोगों के हाथों में पर्याप्त मात्रा में धन दिया है। हमने मध्य वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए टैक्स की दरें कम की हैं। हम आम लोगों द्वारा उठाए गए मुद्दों की सकारात्मक जवाब देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर कुछ कंटेंट है, आप पढ़ेंगे तो थोड़ा बजट के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें समझ में आएंगी। मैं एक ओवरव्यू देने के लिए बजट के बारे में, बजट की एक जो थिंकिंग है, जो उसके पीछे का दर्शन है, आपको समझ आए इसके लिए इस कंटेंट को थोड़ा समय जरूर पढ़ने का प्रयास करता हूं और तेजी से पढ़ूंगा, आप उसको बस सुनकर समझ लीजिएगा। तो दोस्तों इसमें लिखा है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं से उभरी चिंताओं और विकास की गति में थोड़ी सुस्ती का सामना करने के लिए जो कुछ तात्कालिक रूप से आवश्यक था उसकी पूर्ति वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में कर दी। भूमि, श्रम, कृषि और प्रशासन के क्षेत्र में साहसिक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील माने जाने वाले सुधारों की बिना भी वित्त वर्ष 2025-26 का बजट उभरते सुधार के लिए तत्पर और संभावनाओं से भरे भारत की तस्वीर को और गाढ़ा करता है। सरकार ने अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कड़ी मध्य वर्ग को अपनी आर्थिक योजना के केंद्र में रखकर यह स्पष्ट संकेत दिया कि उसे आवश्यकताओं की अनुभूति भी है और उसके पास उन्हें पूरा करने की इच्छा शक्ति भी। इस बजट का विजेता यही वर्ग है, गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को देश की 4 जातियां बताने वाली मोदी सरकार ने मुख्य रूप से 10 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया है। ये प्रयास विकसित भारत के संकल्प को साकार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बजट के साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण की आवाज भी महत्वपूर्ण है, जो चुनौतियों के सामने क्रांतिकारी सुधारों वाले समाधान की राह भी बताती है।
तो आई होप इस बजट के पीछे की पूरी कहानी जो दर्शन है समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आया होगा कि बजट के अंतर्गत क्या-क्या चीजें जो है कि शामिल की गई हैं। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि बजट 2025-26 की जो बड़ी घोषणाएं हैं वो कौन सी हैं। तो कुछ पॉइंट्स के माध्यम से चीजें समझने का आप प्रयास जरूर कीजिएगा। तो पहला पॉइंट बड़ा सूक्ष्म है, तो मैं इसको पढ़ते चलूंगा, आप समझते चलिएगा। तो दोस्तों पहला पॉइंट लिखा है कि 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। ध्यान रखिएगा कि 12 लाख यदि आपकी आमदनी है सालाना तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 1 करोड़ आयकरदाताओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। दूसरी बात इसमें मेंशन है कि टैक्स प्रणाली में बदलाव के लिए मंत्री ने अगले सप्ताह संसद में नया टैक्स विधेयक पेश करने की घोषणा की है। किसान क्रेडिट कार्ड लोन की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है, तो किसानों को लाभ होगा। 5 विश्व स्तरीय कौशल केंद्र बनाए जाएंगे जिनकी विदेश के साथ भागीदारी होगी। और नेक्स्ट पॉइंट है बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 50 वर्ष के लिए 1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। और नेक्स्ट है कि उड़ान योजना नए स्वरूप में पेश की जाएगी। इस योजना के तहत 120 नए स्थल जोड़े जाएंगे। योजना में 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को जोड़ने का लक्ष्य है। दूसरा है नेक्स्ट है जन विश्वास 2.0 के तहत 100 कानूनों को मोदी सरकार अब खत्म कर देगी। एंड नेक्स्ट घोषणा क्या है कि बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के लिए वर्ष 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु बिजली पैदा करने का लक्ष्य है। अब 2 प्रॉपर्टी होने पर आयकरदाताओं को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले यह छूट केवल 1 प्रॉपर्टी तक ही सीमित थी। नेक्स्ट है टीडीएस पेमेंट में देरी को अपराध की श्रेणी से हटाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति या कंपनी समय पर टीडीएस जमा नहीं कर पाती लेकिन तय तारीख तक उसका विवरण दाखिल कर देती है तो इसे अब अपराध नहीं माना जाएगा। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी कि टीसीएस के नियमों में भी यही बदलाव किया गया है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई की बात कर रहा है। इसका निवेश और टर्नओवर लिमिट क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना किया गया। सरकार के इस कदम से एमएसएमई को ज्यादा कर्ज मिल सकेगा और वे कारोबार विस्तार कर सकेंगे और योजना का उद्देश्य रोजगार बढ़ाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बजट के अंतर्गत कुछ वर्गों को ध्यान में रख के कुछ बातें की गई हैं, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे सुनिश्चित समाज। तो देश में ग्रामीण इलाकों के सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूल ब्रॉडबैंड से जुड़ेंगे और ब्रॉडबैंड से जुड़ेंगे यानी कि वाईफाई वगैरह लगाया जाएगा। और नेक्स्ट है मेडिकल कॉलेज में 5 साल में 75,000 सीट बढ़ेंगी। अगले 10,000 सीटें, अगले साल 10,000 सीटें जुड़ेंगी। जल संरक्षण के क्षेत्र में सरकार क्या करेगी, तो हर घर नल से जल के लिए जल जीवन मिशन योजना की अवधि अब 2028 तक कर दी गई है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। एंड नेक्स्ट है अर्बन चैलेंज फंड का बड़ा हिस्सा जलापूर्ति और पानी के पुनः उपयोग पर खर्च होगा। एंड नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण और वन क्षेत्र का विस्तार होगा। और वन की रक्षा करने के लिए नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस मिशन पर जरूर बात की जाएगी। और गरीबी उन्मूलन के लिए दोस्तों शहरी गरीबों के लिए आएगी नई योजना। ठीक है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। पीएम स्वनिधि में 30,000 रुपए तक की लिमिट का क्रेडिट कार्ड मिलेगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों स्वास्थ्य सेक्टर में क्या होगा, तो अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे और गिग वर्कर्स को दोस्तों जन आरोग्य योजना में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। गिग इकोनॉमी आप सबको पता है, जैसे स्विगी का डिलीवरी बॉय, ठीक है, फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय, वो सब क्या है, गिग वर्कर्स हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जनसंख्या नियोजन के बारे में बात करें तो दोस्तों 10,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड्स बनेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। देश में शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों में निवेश के साथ विकास का कार्य कराए जाएंगे। नारी सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जाएगा, तो पहली बार उद्यमी बनने वाली 5 लाख SC/ST महिलाओं को 2 करोड़ लोन और आंगनबाड़ी में पोषण 2.0 की शुरुआत होगी। 1 करोड़ गर्भवती होंगी लाभान्वित। ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सस्ता क्या क्या हुआ और महंगा क्या क्या हुआ, यहाँ पर आप लोग देखते जाइएगा। और विकसित भारत मध्य वर्ग के लिए क्या होगा, लगभग अब हर महीने 1 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सही दिशा में ठोस कदम पर सुधारों की गति तेज कर दी गई है, इसकी जरूरत है। खुशहाल किसान समृद्ध गांव, तो दोस्तों कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ा
हरा भरा हुआ किसान, खेती बनेगी अर्थव्यवस्था का प्रथम इंजन। नेक्स्ट है सशक्त समाज, सुधारों का नया दौर, रोजगार की राह और बजट विविध। इन जो है कि जो ये सारे पॉइंट्स हैं इस पर हम चर्चा करेंगे आपसे, ठीक है। आइए एक एक करके बातचीत कर लेते हैं। डाटागिरी की बात करेंगे कि यानी कि डाटा क्या कहता है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा कि 10 करोड़ से अधिक किसान परिवार हैं भारत में इस समय मौजूद, ठीक है। उसका 15% का योगदान दे रहे हैं कृषि क्षेत्र के जीडीपी में। ये 10 करोड़ जो किसान परिवार हैं वो जीडीपी में 15% का योगदान दे रहे हैं। 100 से भी अधिक देशों को खाद्य उत्पाद निर्यात करता है भारत। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। किसान हमारे लिए क्या क्या करते हैं ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। युवाओं को जो है मिलेगा क्षमता दिखाने का मौका, उनके प्रशिक्षण की जो है उचित व्यवस्था की गई है। उसके लिए एक जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए देश में एक इकोसिस्टम तैयार करने के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए निवेश करने का प्रावधान सरकार बना रही है। तो ये ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर देखिए ये डाटा 31% हिस्सा मध्य वर्ग का है देश की आबादी में, यानी कि देश की कुल आबादी का 31% हिस्सा मीडियम क्लास है, मिडिल क्लास है, ठीक है। 7.5 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे 2020 तक मध्य वर्ग से। मध्य वर्ग के अंदर 7.5 करोड़ लोग जो है 2030 तक और जुड़ जाएंगे और 100 करोड़ से भी अधिक हो जाएगी 2046-47 तक मध्य वर्ग की आबादी। तो हमारे देश का जो मिडिल क्लास उसको इसमें काफी ध्यान दिया गया है। 1.40 लाख से भी अधिक स्टार्टअप हैं भारत के अंदर और 117 हो गई है देश में यूनिकॉर्न्स की संख्या। जो यूनिकॉर्न कंपनियां होती हैं वो देश में 117 हो गई हैं। 42 करोड़ है भारत में युवाओं की संख्या। भारत में युवा 42 करोड़ है, तो सोचिए काफी बड़ी संख्या है युवाओं की। यदि हम इन युवाओं को जो ह्यूमन स्किल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, स्किल सिखा करके यानी कि मानव संसाधन बन जाते हैं, तो हमारे देश के विकास की एक महत्वपूर्ण स्तंभ युवा बन सकते हैं। और सरकार इस क्षेत्र में काम भी कर रही है, चाहे आप स्किल इंडिया मिशन देखिए या युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उनमें स्किल करने के लिए बहुत सारी योजनाएं राज्य और केंद्र स्तर पर चलाई जा रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर मध्यवर्ग के बारे में कुछ चीजें दी गई हैं, आप पढ़िए। महिलाओं के बारे में कुछ चीजें दी गई हैं, आप विस्तार पूर्वक पढ़िए, क्योंकि देखिए बहुत सारे डाटा हैं, बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर्स हैं, हम पूरे पर बात नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम छूते चलेंगे। देखिएगा नवीकरणीय ऊर्जा, जो अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता है भारत में कितनी है, तो 209.6 गीगावाट कुल क्षमता है। और विभिन्न क्षेत्रों से कितनी कितनी ऊर्जा उत्पादित होती है ये चीज आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जो फंड मिलेगा उसके बारे में यहाँ पर कुछ चीजें हैं, आप समझते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। ऊर्जा की कुल उत्पादित क्षमता है, देख लीजिएगा विभिन्न सेक्टर्स के अंतर्गत क्या रही है। तो अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता जो है दोस्तों जैव ऊर्जा में 11.3 गीगावाट की है और 52.1 जो है कि जल विद्युत से है, 97.8 जो है कि सौर ऊर्जा से है, ये 97 गीगावाट सौर ऊर्जा से सबसे अधिक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पवन ऊर्जा से है 48। तो टोटल मिलाकर के पहले नंबर पर सौर ऊर्जा, दूसरे नंबर पर जल विद्युत और तीसरे नंबर पर है पवन, लास्ट में आती है आपकी जैव ऊर्जा। ये आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। तो सबसे ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन जो है सौर ऊर्जा से होता है, उसके बाद जल विद्युत से, फिर पवन ऊर्जा से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ बजट के बारे में कुछ चीजें दी गई हैं, राजस्व प्राप्तियां कितनी रही, पूंजीगत प्राप्तियां, कर राजस्व कितना रहा, और नंबर्स दिए गए हैं। नंबर्स आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो दोस्तों 7.2% उम्मीद है कि भारत के सेवा क्षेत्र में वृद्धि जो है वित्त वर्ष 2025 में होनी है। 8.4% हो गई उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रास्फीति जो वित्त वर्ष 2025 के अंतर्गत कितनी हो गई, 8.4%। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट होगा। और दोस्तों 1647.05 लाख मीट्रिक टन रिकॉर्ड खरीफ खाद्यान्न उत्पाद होने का अनुमान जो है 2024-25 के अंतर्गत किया गया है। तो दोस्तों एसआईपी के जरिए निवेश भी बढ़ रहा है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बहुत सारे युवा तरह तरह माध्यमों में निवेश कर रहे हैं, ठीक है। सरकारी कमाई का क्या आंकड़ा है, यहाँ पर ये आप लोग जो है बजट का कुल आकार, उसके बाद सारी चीजें, सकल कर राजस्व कितना है,
और जो है कि ट्रांसफर, प्रतिष्ठान, अन्य खर्च क्या कैसे होते हैं, ये आप समझते हुए आगे बढ़ चलेंगे। अंतर्गत हम बात करने वाले हैं जीडीपी के बारे में। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि 2030 में जो है कि 6.3 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी वाली इकोनॉमी हमारी भारत की इकोनॉमी हो जाएगी, और हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है उसका आंकड़ा हम 2028 तक छू लेने वाले हैं। वैसे 2027 के आसपास ही छू लेंगे, लेकिन 2028 में ये ग्राफ दिखा रहा है कि पूर्ण हो जाएगा हमारा 5.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, और 2030 में हम 6.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी वाले देश बन जाएंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक बात है। और यहाँ पर करंट अकाउंट बैलेंस जीडीपी का परसेंट अगर बात करें भारत बनाम चुनिंदा देश, तो जापान का आप देख लीजिए, ठीक है, कोरिया का देख लीजिए। वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में आपको रेड वाला दिखाएगा, और जो ब्लू वाला है आपको ये वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के डेटास प्रदान करेगा। तो आप लोग समझते जाइएगा कि किस इकोनॉमी में क्या क्या कैसे परिवर्तन होने वाला है, ठीक है। औसत रोजगार में औसत कमाई क्या है, तो स्वरोजगार में कितना, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत महिला, पुरुष और व्यक्ति स्वरोजगार, नियमित और अंशकालिक रोजगार में क्या कुछ है वो आप समझ लीजिएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों की हम बात करें तो दोस्तों अब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का एक डाटा है 2024 के अप्रैल से दिसंबर तक का, और 2025 से अप्रैल से जो है कि दिसंबर तक क्या कुछ होने वाला है। तो कितना किलोमीटर सड़क जो है बनती है उसके बारे में थोड़ा सा एक आंकड़ा दिया गया है। 6.2% रहने का अनुमान है औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025 के अंदर। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे वंदे भारत की कुल ट्रेनों की संख्या कितनी हो गई है, ये आपसे कहीं पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखेंगे पिछले 7 वर्षों में श्रम बल भागीदारी में दर्ज किया गया सुधार क्या है। तो श्रम बल भागीदारी ब्लू वाला दिखा रहा है ग्राफ, और जो रेड वाला है वो श्रमिक जनसंख्या अनुपात दिखा रहा है, और एकदम व्हाइट वाला बेरोजगारी दर है। तो आप समझते चलिएगा यहाँ पर श्रम बल भागीदारी अब कितना है, ठीक है, और श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना है ये आप देख लेंगे तो आपको खुद स्पष्ट हो जाएगा। करंट अकाउंट बैलेंस क्या होता है, तो करंट अकाउंट बैलेंस एक देश का दूसरे देशों के साथ सभी कारोबार का रिकॉर्ड है। सरप्लस अकाउंट करंट अकाउंट बैलेंस बताता है कि देश बाकी दुनिया से जितना ले रहा है उससे ज्यादा दे रहा है, वहीं घाटा बताता है कि देश बाकी दुनिया से जितना ले रहा है उससे कम दे पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आपका जो है कि एक अवधारणा क्लियर हो गई है। दोस्तों यहाँ पर खुशहाल किसान समृद्ध गांव, तो किसानों को फोकस करते हुए क्या कुछ कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने बनाई है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बात की जा रही है, जो योजना 2016 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या था कि किसानों को फसल बीमा प्रदान करना ताकि वे अपनी फसल की सुरक्षा कर सके और आर्थिक संकट से बच सके। तो दोस्तों 2% प्रीमियम का भुगतान करना होता है इस योजना में, जिसमें किसानों को खरीफ की फसल के लिए बीमा होता है। 5,550 करोड़ रुपए का 2016-17 के बजट में प्रस्तुत किया गया इस योजना का आवंटन जो है और 1.5% प्रीमियम का भुगतान करने के लिए होता है किसानों को रबी की फसलों के लिए बीमा। तो यहाँ पर खरीफ के लिए 2% प्रीमियम और 1.5% जो है आपका रबी की फसलों के लिए किसानों को देना पड़ता है। 5% प्रीमियम का भुगतान करना होता है वार्षिक वाणिज्य और बागवानी फसलों के लिए। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें अलग अलग जो है कि जो फसलें हैं उनके लिए अलग अलग भुगतान करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो आप लोगों को याद रहेंगे तो थोड़ा आपके लिए अच्छा हो जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि, ये आप लोग याद रखेंगे कि दिसंबर 2018 में शुरू हुई, ठीक है, प्रधानमंत्री ने शुरू की थी। इसके अंतर्गत लाभार्थी किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में आपको एक वर्ष के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। इन लोगों को मिलेगा लाभ इस योजना का। तो पीएम किसान योजना का लाभ किन लोगों को मिलेगा, तो दोस्तों 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले जो किसान हैं वो इस कोटि के अंतर्गत शामिल होते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर योजना के प्रमुख बिंदु फसल बीमा, सरकारी सब्सिडी, फसल की क्षति की भरपाई और किसानों की आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सुधारों का नया दौर जो है, आधारभूत ढांचे में बहुत तेजी से गवर्नमेंट ने सुधार किए हैं, आप सब जानते हैं।
तो आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए जो विजन हैशटैग 47 है, यानी कि 2047 तक जो है हमारे देश को एक विकसित देश में बदलने की जो योजना सरकार की है, वो जो लक्ष्य 2047 तक रखा गया है विजन हैशटैग 47 के नाम से, उसके तहत जो है आधारभूत ढांचे में सुधार बड़ी तेजी से किया जा रहा है, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र। और हाई स्पीड कॉरिडोर्स भी बहुत ज्यादा बनाए जा रहे हैं। 157 से भी अधिक देश में परिचालित हवाई अड्डे हो चुके हैं। 50,000 किलोमीटर तक पहुंचने की योजना है 2047 तक। सड़कों को बनाने के मामले में इलेक्ट्रिक वाहन पर हम बहुत तेजी से ध्यान दे रहे हैं। आप सब जानते हैं भारत में मेट्रो जो है बहुत ज्यादा तेजी से अब मेट्रो फैल रही है, मेट्रो का विस्तार हो रहा है। भारत में दोस्तों दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश में मेट्रो का रेल नेटवर्क काफी तेजी से फैल रहा है और 1000 किलोमीटर तक का हो गया। भारत में मेट्रो रेल का नेटवर्क काफी बढ़ गया है। ठीक है, 2004 से 2014 के बीच लगभग 78,053 करोड़ से बढ़कर 2014 में से अब तक जो है 28,52,527 करोड़ हो गया है। जो है कि निवेश 16 गुना वृद्धि हुई है। शहरी क्षेत्र के निवेश में 11.1% से बढ़कर 11.11 लाख करोड़ रुपए जो है खर्च कर दिया गया है। अंतरिम बजट में जो है दोस्तों 2024-25 में बुनियादी ढांचे के लिए पूंजीगत निवेश परिव्यय को जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% है वो होगा। और बाकी यहाँ पर चीजें पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आएगा। लेकिन जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो मैंने डिस्कस कर दिया है। दोस्तों बजट के अंतर्गत जो है रोजगार के बारे में क्या कुछ बातें की गई हैं। यहाँ पर ये चीज जो है स्पष्ट है कि तकनीकी विकास से उभर रहा है नया भारत। तो वाहन बिक्री में दोस्तों 30% तक इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी का लक्ष्य जो है अब रखा गया है। और दोस्तों भारत कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत का COP26 में इलेक्ट्रिक व्हीकल 30 अभियान का हिस्सा बना। इसमें 2030 तक वाहन की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 30% तक करने का लक्ष्य रखा गया था। सरकार का लक्ष्य 2030 तक बसों के लिए 40, निजी कारों के लिए 30 और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 70% तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और माइलस्टोन वाला एक कदम है। यदि ये अचीव होता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर होगी पर्यावरण के लिहाज से। दोस्तों $2 अरब था भारतीय इलेक्ट्रिक बाजार 2023 में, अब $7.09 अरब हो सकता है 2025 में। 1 करोड़ वार्षिक बिक्री हासिल कर लेगा घरेलू इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार 2030 तक, ये ऐसा अनुमान लगाया गया है। और 40 से 45% हो सकता है भारत में बिकने वाले सभी वाहनों में 2 पहिया वाहन। और दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे भारत एआई में भी काफी विकास कर रहा है। $17 अरब तक पहुंचने का अनुमान है भारत का एआई बाजार 2027 तक, और 25 से 30% की वार्षिक दर से बढ़ रहा है। 2024 और 27 के बीच एआई बाजार जो है किस दर से बढ़ रहा है ये भी यहाँ पर मेंशन है। 10,372 करोड़ रुपए के इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी गई थी और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024 में ये बात कही थी। और 13 एशिया प्रशांत देशों में अग्रणी है भारत एआई के उपयोग और अपनाने के मामले में। दोस्तों सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत में बहुत सारा काम हो रहा है और 20 से 25% हिस्सेदारी का लक्ष्य जो है वैश्विक सेमीकंडक्टर के वैल्यू चेन में भारत ने अपना रखा है। ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही डिजिटल अर्थव्यवस्था में से दोस्तों आएगा आय का एक बड़ा हिस्सा, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कुछ आंकड़े हैं आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे कि 11.74% थी 2022-23 में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय आय का, और अब 13.42% होने के अनुमान है 2024-25 में। 1.46 करोड़ कर्मचारी कार्यरत थे 2022-23 में। डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में अनुमानित कार्यबल का जो है 2.55% है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब दोस्तों बजट के अंतर्गत जो है जो हमारा मिसलेनियस यानी कि विविध सेक्शन होता है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंतर्गत कुछ योजनाएं होती हैं जिसको हमें समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर स्त्री शक्ति योजना आप लोग
याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? तो स्त्री शक्ति या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा शुरू की गई एक योजना है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शुरू कर रहे हैं स्त्री शक्ति योजना, जिसका उद्देश्य दोस्तों महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, और यह योजना उन महिलाओं के लिए है जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं या अपने मौजूदा व्यवसाय को विस्तारित करना चाहती हैं। लाभ इस प्रकार है। तो ब्याज दरों में छूट दी जाएगी। स्त्री शक्ति योजना में महिला उद्यमियों को ब्याज दर में 0.5% की छूट प्रदान की जाती है। सरल आवेदन प्रक्रिया होगी। इसमें स्त्री शक्ति योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को सरल और आसान बनाया जाएगा। कम प्रोसेसिंग शुल्क दी जाएगी, जिसमें स्त्री शक्ति योजना के तहत प्रोसेसिंग शुल्क कम होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्र की योजना में उद्योगों को शक्ति मिलेगी। रोजगार सृजन कार्यक्रम आप ध्यान में रखिएगा। उद्यमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उद्यमियों को प्रेरित करने के लिए, कौशल विकास के लिए, व्यवसायिक योजना बनाने के लिए, वित्तीय प्रबंधन के लिए और बाजार अनुसंधान के लिए बहुत सारे स्कीमें, बहुत सारे कार्य जो है वो भारत सरकार के बजट के बाद शुरू किए गए हैं। दोस्तों आई होप आपको बजट के बारे में ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, बजट में कुछ और हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बजट में किसानों के लिए क्या सौगात मिली, तो केसीसी के माध्यम से अधिक ऋण प्राप्त कर सकेंगे। पहले 3 लाख था, अब 5 लाख तक का ऋण आप प्राप्त कर लेंगे। प्रधानमंत्री जन धान्य कृषि योजना, कृषि जिला विकास कार्यक्रम जो है 100 जिलों को शामिल करने के लिए, ठीक है, हुआ है। और राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन जो है शुरू हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूलन के गुणों से संपन्न बीजों को लक्षित विकास और प्रचार के लिए। कपास उत्पादकता जो है दोस्तों 5 वर्षीय मिशन से कपास कृषि की उत्पादकता और वहनीयता में पर्याप्त सुधार में मदद मिलेगी। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। दलहन में आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है, 500 करोड़ रुपए से चलेगा 5 वर्षीय कपास उत्पादकता अभियान। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों ये जो क्लास रही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने न्यूज़पेपर की कटिंग्स को इसीलिए शामिल किया जिससे कि आपको लेटेस्ट जो कुछ भी बजट से संबंधित हो आपको समझ आ जाए। तो दोस्तों आई होप ये जो क्लास है आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी। यहाँ से बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स, आंकड़े आपको जरूर मिले होंगे बजट के संबंध में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब अगर कुछ बजट में शेष रह जाता है मुझसे जो यहाँ डिस्कस नहीं किया गया है, तो एक छोटा सा वीडियो ला करके मैं डिस्कस कर दूंगा। प्रयास किया मैंने कि एक बहुत ही शानदार तरीके से छोटे वीडियो में पृष्ठभूमि को डिस्कस करने के लिए करते हुए हम वर्तमान तक आए, इसीलिए हमने थंबनेल के अंदर इतिहास से वर्तमान तक बजट के बारे में बात की है। ठीक है, तो दोस्तों अब इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।